बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, कोरोना वायरस के बायस मुल्क में लॉकडाउन जो है वो जारी है। अब इसको जो भी नाम दिया जाए, इसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया जाए, इसको जुज़वी लॉकडाउन कहा जाए, और ये वो लॉकडाउन है जिस मामले पर विफाक और सिंध भी हमें एक दूसरे के आमने सामने नज़र आता है। अब तो सिंध में भी आहिस्ता आहिस्ता कारोबार को, सनतों को खोला जा रहा है। लेकिन जिस भी सूबे से बात करें, जिस भी विफाक के वज़ीर से बात करें, आपको यही सुनने को मिलता है कि हम ऑब्वियसली SOPs के तहत ये इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन SOPs पर अमल दरामद कितना हो रहा है, ये खुद हुकूमती नुमाइंदे आकर शोज़ में बोलते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में इल्म है कि उस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन इस पर नहीं हो रही जैसे कि होनी चाहिए थी। और इस बात का भी इदराक है कि आहिस्ता आहिस्ता कोरोना को लेकर सूरत हाल जो है वो पेचीदा होती जा रही है। जो डेथ्स हैं कोरोना के बायस वो बढ़ती चली जा रही हैं। मईशत जो है उसको भी नुकसान यकीनी तौर पे पहुंच रहा है। आज ही जो वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी हैं असद उमर, उन्होंने एक तो ये बयान दिया कि 1 करोड़ 80 लाख अफराद जो हैं वो कोरोना के बायस बेरोज़गार हो सकते हैं। लेकिन आज उनका एक ऐसा बयान आया जिस पर बहुत हल्के जो हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं कि क्या आया उन्हें कोरोना से होने वाली अमवात को, हलाकतों को इससे मवाजना करना बनता था या नहीं। वो बयान क्या था वो सुन लीजिए। पिछले, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 दिन के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में औसतन 24 रोजाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं। यानी 1 माह के अंदर 720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती है अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान का ही में एक औसत महीना कि पाकिस्तान में 1 महीने में औसतन 4800 से ज्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए में। लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है, क्योंकि जो उसकी ना होने का, जो माशरे को, जो इंसानी जिंदगी को जो उसकी कीमत है वो उससे ज्यादा है कि ये जो खतरा मोल लिया जाता है। तो अब वज़ीर साहब ये फरमा रहे हैं कि इस अभी तक अगर कोरोना का जो रेशो है अमवात का वो देखा जाए तो 24 अमवात जो हैं रोज़ाना हो रही हैं, और इसी हिसाब से अगर ये मामला चलता है तो महीने में 720 अमवात होंगी, जो कि बहुत कम हैं बनिस्बत उसके जो अमवात ट्रैफिक हादसात में हो जाती हैं, जो कि महीने में 4800 से ज़्यादा होती हैं। तो ट्रैफिक हादसात होते हैं और उनमें हलाकतें होती हैं, तो इसकी वजह से हम ट्रैफिक तो बंद नहीं कर सकते। क्या दोनों का मवाजना बनता था? सबसे पहले तो आज सवाल ये अपने पैनल के आगे रखेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि 18वीं तरमीम, जिसको बहुत सारे लोग बेवक्त की रागनी करार दे रहे हैं कि इस वक्त इस पर बहस होना, विफाक के और सिंध के आपस में जो एक दूसरे से गिले शिकवे और तनकीद है उस पर बात करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से मामलात कहाँ जा रहे हैं। तमाम जमातें जो हैं वो कहती हैं कि इनमें कवानीन में तरमीम होनी चाहिए। कुछ ऐसी जमातें हैं जिनकी हुकूमत रही, माजी में वो लोग नाकाम रहे इन तरमीम को लाने के लिए, इन कवानीन को तब्दील करने के लिए, लेकिन अब वो तवक्को कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब के कुछ इंकशाफात सामने आए थे सोहेल वड़ाइद साहब के कॉलम में, उस पर भी बात करेंगे, जिस पे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा है कि उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और वो शहबाज शरीफ से ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि उनको इनके इंकशाफात और बयानात की सफाई जो है वो देनी चाहिए, इसकी वजाहत जो है वो पेश करनी चाहिए। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी सीनियर पैनल ऑफ जर्नलिस्ट विद मी टुडे। डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को खुशामदीद प्रोग्राम में। सलीम बुखारी साहब, आप ही से आगाज़ करूंगी। असद उमर साहब का ये कहना कि ट्रैफिक हादसात में जो अमवात हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, महीने में 4800 डेथ्स जो हैं वो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं, और कोरोना का जो अभी रेशो चल रहा है, शरह अमवात जो चल रही है वो 24 के एतबार से देखी जाए तो महीने में 720 हैं, तो वो बहुत कम होगा। बहुत शुक्रिया आपका सादिया अफजाल। मैं बहुत दुखी हूँ जब से मैंने ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, और दिल चाहता है उनकी अकल जो है और दानिश उसका मातम किया जाए। लेकिन फिर ये सोच के सब्र आ जाता है कि जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी विजडम और दानिश का भी यही हाल हो, जो ये समझता हो कि 210 मुल्कों के कायद और कायदीन और हुक्मरान जो हैं वो समझें कि कोरोना का एक ही इलाज है कि लॉकडाउन किया जाए, और वो पहले दिन से डिनाइल मोड में हों। और हद यहाँ तक है कि वो अचानक एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये तो पता नहीं एलीट ने कर दिया था लॉकडाउन, में तो उसके हक में नहीं था। उन्होंने ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि वो एलीट कौन सी है, पता हमें है वो एलीट कौन है।
तो जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का ये हाल हो उसके मिनिस्टर के बारे में तो बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वही असद उमर साहब हैं जो चुटकियाँ बजा के कहते थे कि मैं इस मुल्क की इकॉनमी जो है 1 हफ्ते में ठीक कर दूंगा और लानत भेजता हूँ मैं IMF के पास जाने के ऊपर। वही है ना ये। तो इसलिए इनके बयानात को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये शर्मनाक कंपैरिजन है जो उन्होंने किया है कि ट्रैफिक के हादसात में तो 4000 प्लस मौतें हो जाती हैं और कोरोना से तो अब ज़्यादा से ज़्यादा भी होंगी तो 720 होंगी। मैं ये ईमानदारी से कहता हूँ, बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि अगर हमने सिर्फ 14 दिन का लॉकडाउन कंट्री वाइड कर लिया होता, ना किसी गरीब की भूख के साथ मौत होती, ना किसी कोरोना का इस शिद्दत के साथ बढ़ने के इम्कानात होते। लेकिन जैसा मैंने कहा, चूंकि हमारे जो ऑल वाइज प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहले दिन से डिनाइल मोड में थे, इसलिए ये तो ना हो सका। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ये उससे ज्यादा खौफनाक है। लेट मी टेल यू, ये जो हमें सुबह से शाम तक ये ड्रामे दिखाते हैं टीवी पर कि जी वो एक्सपो सेंटर में क्या बात है जी, वहां पर तो इतने मरीज रखे हुए हैं, फलां जगह इतने, इनकी वीडियोस देखें जो वायरल हुई हैं, क्या हाल है वहां का, जहां जली हुई सड़ी हुई रोटियां शहरी के अंदर लोगों को मिल रही हैं। ये मुझे नहीं समझ में आती कि किस बात पे अतरा रहे हैं। ये जवाब इन्हें देना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखिए। ये कौम जो है ना जवाब लेगी जरूर इनसे, इसलिए कि जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा इस हुकूमत ने इतने खौफनाक चैलेंज पर किया है, इट्स ए क्रिमिनल निगलेक्ट। सईद काजी साहब, आपकी इस पे क्या राय है? आप जब हुकूमत से बात करते हैं कि आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली जो जवाब पेश किया जाता है, जो रीजंस बताए जाते हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर अभी आजकल अगर आप बात करें तो आपको बता दिया जाता है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो लॉकडाउन के अंदर अब तो नरमियाँ कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उठाई जा रही हैं, लेकिन उन ममालिक में पहले काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा भी है। और अब जबकि खुद डॉक्टर्स और हुकूमत भी इस चीज़ का इदराक करते हुए कह रही है कि ये महीना और डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 2-3 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं, तो फिर आपको क्या स्ट्रैटेजी इस सूरत हाल में नज़र आ रही है? और असद उमर साहब तो खुद कहते हैं कि अभी तक इतनी अमवात ही नहीं हुई, इससे ज़्यादा अमवात तो ट्रैफिक हादसात में हो जाती हैं। देखिए, वो तो असद उमर साहब अपने आप अपनी स्टेटमेंट को डिफेंड कर लेंगे। मैं पहले आपको बताऊं कि 26 अप्रैल को WHO की रिपोर्ट जरा पढ़िए, उसमें उन्होंने क्या कहा था। उसमें उन्होंने कहा था, और ये पड़ी हुई है, मैं इसका आपको लिंक भेज दूंगा। उन्होंने कहा था कि जी ये 7 अरब लोगों को लगेगा, 40 मिलियन डेथ होंगी, यानी 4 करोड़ बंदे मरेंगे। ठीक, उसके हिसाब से अब तक 20 लाख बंदे मर जाने चाहिए थे। ये मैं आपको एक बाकायदा स्टडी बता रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। अच्छा, अब बात रही, अच्छा, साथ ही उन्होंने उसी रिपोर्ट में प्रिडिक्शन की थी कि हैवीली हिट हम लोग होंगे जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और हम एक कमरे में 5-5, 7-7 लोग रहते हैं। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात में जो ये करना, और ये इसकी अभी साइंटिफिक रीजन जो असर्टन कर रहे हैं कि क्या किस वजह से हो रहा है, मगर ये फैक्ट, इट इज अ फैक्ट कि अगर आप कंपेयर करें जो इटली में इसने किया, जो स्पेन में किया, जो अमेरिका में किया, वह यहां सब कॉन्टिनेंट में ये फॉर सम रीजन नहीं हुआ, मगर ये अभी रीजन पॉइंट आउट नहीं हुई, मगर डाटा इसी तरफ इशारा कर रहा है। एक बात होगी। दूसरी बात ये होगी, मुझे ये बताएं, इस कोरोना ने तो आपके मुंह से सारा नकाब उतार दिया है, और तुम्हारी हाउसिंग पॉलिसी क्या थी? 7 बंदों को एक कमरे में रहने पे मजबूर करने वालों, और इस पूरे मुल्क की पूंजी 2-4 लुटेरों और चोरों पर खर्च करते रहे हो। वेयर इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर? तुम्हारे अस्पताल किधर हैं जो तुम छोड़ के गए थे? मैंने हर जिले में अस्पताल बनाया हुआ है, इन्होंने आके और बेड़ा गर्क कर दिया, हम बाकी के भी जो है प्राइवेटाइज करेंगे। बेसिकली कोरोना ने इन डकैतों के मुंह से नकाब नीचे उतारा है। क्या किया है आप लोगों ने? क्या था? और खुदा का, अभी मैं क्या, मेरी एक साइंसदान से भी बात हो रही थी, उसने कहा यार सुने, आज तो उसने हमें किसी वजह से, अल्लाह की मेहरबानी या कोई साइंटिफिक रीजन जो भी, कुछ नहीं हुआ। कल अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारे पास है क्या? मैं आज को बता रहा था कि हमारे पास परफेक्ट एक भी नहीं है, जिसे आप वेंटिलेटर कहते हैं। ये सड़कें बनाते रहे हैं, पुल बनाते रहे हैं, IMF से लेके पैसे खाते रहे हैं। वो मनी लॉन्ड्रर जो भागा हुआ है यहां से, वो जो 92 का एक्ट बना के जिसे मनी लॉन्ड्रर को जो तो क्या होना था आपका? वेयर इज योर हाउसिंग पॉलिसी? दूसरे 5 साल मंसूबे के बाद आपकी हाउसिंग पॉलिसी क्या थी? आपकी तो जो है ये या बनी गाला पॉलिसी है जहां पर आपके घर है, या ये जो इसका नवाज शरीफ का इकोनॉमिक, ये तुम्हारी हाउसिंग पॉलिसी थी। उन मुल्कों में बर्बादी हुई है बहुत ज्यादा, और उसकी एक और भी रिपोर्ट आ रही है। वो देख रहे हैं कि ये जो दूसरी बीमारियां हैं वो उससे मरे, ये से मरे, या इस कोविड-19 ने उनको ट्रिगर किया है, ये अलग बात। मगर हमारे पल्ले है क्या?
बंद करे तब मरते हैं, ना बंद करे तब मरते हैं। सही। इन सब हुक्मरानों को खड़ा करो। लेकिन ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं और पता चलता है कि पाकिस्तान के पास मसाइल कितने ज्यादा हैं और ऐसी किसी भी इमरजेंसी में जो कि एक नेशनल क्राइसिस अब हमारे लिए बना हुआ है उसमें हम क्या चीजें फेस करें। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम ऑब्वियसली हुकूमत पर ये तो कहते हैं कि सिंध हुकूमत कह देगी कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो करे, विफाक नहीं सुन रहा है, विफाक की तरफ से वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खुद बताएंगे कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, मईशत जो है और वो जो तबका जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, उनके लिए मुश्किलात कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि फिर होना क्या चाहिए। क्या आप सबसे मैं पूछूंगी पहले डॉक्टर साहब आपसे कि क्या हुकूमत क्या करे? लॉकडाउन अब वो नर्म भी कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हटा भी रहे हैं, वो SOPs भी बना रहे हैं, लेकिन कोई फॉलो करने वाला नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सादिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपसे ही मुझे पता चला आपके इंट्रोडक्शन से कि मीडिया में ये बात बहुत डिस्कस हो रही है कि असद उमर ने इस तरह से ट्रैफिक के जो हादसात हैं उनको कोरोना की डेथ के साथ कंपेयर कर दिया है और असद उमर को कैसे ये कहने की हिम्मत हो गई, जुसारत हो गई वगैरह वगैरह। अब असद उमर की स्टेटमेंट इससे पहले मैंने डॉन में पढ़ी थी तो मैं सोच रहा था कि क्यों मीडिया ने उसका इतना बड़ा इशू बनाया। अब आपने सुना दी है तो और ही मैं हैरान हूँ कि मीडिया ने क्यों इशू बनाया। असद उमर क्या कह रहे हैं? असद उमर ने ये एग्जांपल दी है कि ट्रैफिक की जो डायनेमिक एक्टिविटी है उसके साइड इफेक्ट के नतीजे में, डिफॉल्ट के नतीजे में 4700 लोग जो हैं उनकी हर महीने डेथ होती है। लेकिन ट्रैफिक को बंद इसलिए नहीं कर सकते कि वही ख़ानदान जब ट्रैफिक में किसी की डेथ होती है तो फिर जो जनाजे में लोग जाते हैं वो भी उसी ट्रैफिक का हिस्सा होते हैं, जो लाश जाती है, मैयत जाती है, वो भी उसी ट्रैफिक का हिस्सा होती है, वो जो दफनाने का प्रोसेस है वो भी उसी ट्रैफिक का हिस्सा होता है। सो ट्रैफिक के जो डायनेमिक्स हैं उनको रोका नहीं जा सकता, हालांकि उसके नतीजे में फैटेलिटीज़ हो रही हैं। हाँ, आर्गुमेंट ये ज़रूर हो सकता है कि जहाँ बेलापरवाही हो रही है, ट्रैफिक के रूल्स की ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही है, गाड़ियाँ ठीक नहीं हैं, स्पीड ज़्यादा है, उसको इम्प्रूव किया जाए। यही एक आर्गुमेंट होता है नॉर्मल ह्यूमन रैशनल तरीके से। अब असद उमर ये कह रहे हैं कि 24 डेथ्स अ डे का मतलब है कि हमारा इस वक्त रेट है 720 डेथ्स अ मंथ का। 22 करोड़ के मुल्क में अगर ये एक वबा के नतीजे में ये रेट ऑफ डेथ है, क्या हम, अब सारा आर्गुमेंट ये है कि क्या हम सारी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको रोक देंगे? वो ये कह रहे हैं कि हम इकनॉमिक एक्टिविटी को नहीं रोक देंगे, नहीं रोक सकते, हमें ये रिस्क लेने पड़ेंगे। वो ये तो नहीं कह रहे कि आप स्मार्ट लॉकडाउन ना करें, आप कॉशियस लॉकडाउन ना करें। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे जो सब लोग पाकिस्तान में लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन पे कितना इम्प्लीमेंट यही है जहाँ लोग सोचे। देखें, पहली बात, बिलावल भुट्टो जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें 30-40 रिपोर्टर मौजूद होते हैं जो अखबारों के भी होते हैं और जो है वो उसके भी मौजूद होते हैं टेलीविज़न के। ये 30 से 33 टेलीविज़न चैनल जो चल रहे हैं, मैं और आप बैठ के जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो DSNG वैन्स मूव हो रही हैं, ये जो कैमरामैन मेरे सामने बैठा हुआ है, जो लोग अपने प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मुराद अली शाह साहब रोज़ अपनी प्रेस ब्रीफिंग करते हैं बताने के लिए कि मैं कितना शानदार काम कर रहा हूँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर होती है। ये सब वो लॉजिस्टिक डायनेमिक्स हैं जिनको तो आपने बंद नहीं किया। मुराद अली शाह ये तो नहीं चाह रहे कि मैं उन सारे टेलीविज़न चैनल्स को, रिपोर्टर्स को बंद कर दूँ। क्या मुराद अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि मैं सिंध के सारे हॉस्पिटल बंद कर दूं? क्या वो कह रहे हैं मैं सारी डिस्पेंसरीज बंद कर दूं? क्या वो कह रहे हैं कि डॉक्टर घर से नहीं निकलेंगे, नर्सें, पैरामेडिक, फ्लेबोटोलॉजिस्ट, ब्लड डोनेशन, ये सब लोग घर से नहीं निकलेंगे? क्या वो ये कह रहे हैं कि अनाज के और रसद के ट्रक कराची, पेशावर, सवात, सक्खर, फाटा के दरमियान मूव नहीं करेंगे? क्या कह रहे हैं? बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह साहब का फ़ायदा उनको यह है कि उनके सामने कोई सवाल उनसे पूछता नहीं है, चूँकि इस कंट्री के अंदर इफेक्टिव लिटरेसी और इफेक्टिव एजुकेशन का क्वेश्चन जो है वो बहुत कमज़ोर है। इसलिए कोई उनसे आगे से इंटेलिजेंट सवाल ही नहीं पूछता कि मुराद अली शाह साहब इस कौम पे मेहरबानी कर दें, बिलावल भुट्टो ये बता दें कि लॉकडाउन में क्या चीज़ आप करना चाहते हैं जो नहीं है। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, असेंबली पॉइंट्स बंद है। हाँ, किसी में इतनी जरूरत इस मुल्क में नहीं। मेरा सवाल भी यही था और मैंने इसीलिए कहा था कि सवाल में मीडिया के पर्सन में जो अपना मुंह चेहरा टीवी के सामने कहता कि मसाजिद को बंद करने की फौरी तौर पर जरूरत है, किसी में इतनी इखलाकी हिम्मत नहीं हुई कि कहता कि मस्जिद की वही ठीक है। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि फिर हुकूमत क्या करे। एक तरफ वजीर आजम खुद बताते हैं कि इकोनॉमी को लेकर कितने मसाइल हैं। आज खुद ये बयान असद उमर की तरफ से आ गया, 1,80,00,000 अफराद जो हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। SOPs बनाए जा रहे हैं, रिलैक्स किया जा रहा है, सॉफन अप किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शंस उठाई जा रही हैं, बट फिर भी वो जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो हुकूमत इसमें क्या मजीद कर सकती है? मैं चाहूँगी कि ब्रेक से वापस आके बुखारी साहब भी और काजी साहब भी इस हवाले से
अपनी राय दें एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। गाजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं, मैं बड़ा सपोर्ट करता हूं इस बात को जो इन्होंने कही है, बुखारी साहब ने भी और मुईद पीरजादा साहब के प्रोग्राम ने हमने एक मुतालबा किया था कि हम आज मुतालबा करते हैं इस मुल्क हुकूमत से कि निकालें पिछले 30 साल का रिकॉर्ड, किस सहाफी ने क्या लिया, प्लाट किसने लिया, वजारतें लेने वाले तो हमें नजर आ गए, ये निकाले पता चलेगा, सब सईद काजी की औकात भी पता चले। सुने मेरी बात भी सुने। और एक और बात 2 साल हुए इमरान खान को, मैं सपोर्टर नहीं हूं, मैं उसको वोट भी नहीं दूंगा। जो न्यू लिबरलिज्म का बंदा होगा मैं उसका वोटर नहीं हूं। मैं पीपल्स पार्टी के साथ था, वो फौत हो चुकी है, मेरा लीडर कोई नहीं है यहां पे। मैं अपनी तारीख में तलाश कर रहा हूं, नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा ऐसे ही। मगर 35-40 साल से इस मुल्क के साथ किसने खिलवाड़ किया? 85 से आके ये हमारे ऊपर सवारी कर रहे हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्होंने अंपायर्स खड़ी कर दी हैं। और आज ये इनके मीडिया सेल्स के जो लोग हैं वो आके इमरान खान ने क्या करना है? मैंने इमरान खान के आने से पहले कहा था उससे ना डरो, इमरान खान से ना डरो जो उसके बाद आएगा। उसकी वजह यह है, और इमरान खान का सबसे बड़ा एक ही काम है, मैं तारीख के तालिब इल्म के तौर पर कह रहा हूं, उसने इनके चेहरों से नकाब उतार के यह भी साबित कर दिया कि तुम्हारी रियासत में जान ही नहीं है किसी 5-7 स्टार चोर को पकड़ने की। उसका इतना ही काम था, वो करके चला जाएगा। अब नाकाम है इमरान खान। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो सवाल उठे हुए, मैंने 35 दफा प्रोग्राम किया, उसका भी नहीं जवाब दे सका। लेकिन जिन लोगों ने 40 साल से इस मुल्क के ज़राए पैदावार इस तरह लूटे जैसे मां बाप का माल था, मैं उन्हें भूल जाऊं? और आज ये उसकी एक्सटेंशन है। मैं आज आपको बताता हूं, ज़िया-उल हक की एक्सटेंशन नवाज शरीफ था, बेनजीर थी, और इवन इमरान खान भी है। यही लोग हैं, एक ही तबका है, कभी शेरवानी वाले के पीछे हो जाते हैं, कभी वर्दी वाले के पीछे हो जाते हैं। और खुदा की कसम, आप निकालें साफियों के, मेरे समेत सबके कच्चे चट्टे, आपको रौनक लग जाएगी। और मैं मुईद साहब के प्रोग्राम में इन्होंने भी ये मुतालबा किया था, और वहां अजहर अब्बास बैठे होते, हम भी यही मुतालबा करते हैं। ये होना चाहिए। आई थिंक ये बिल्कुल सही मुतालबा है। मैं खुद भी और बुखारी साहब भी जो है वो इसकी तायीद कर रहे हैं, वो भी सर हिला रहे हैं कि ये होना चाहिए। जोर लफ्जों में तायीद करता हूं। बिल्कुल सही है। ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे, आप हैरान रह जाएंगे। ये बताइएगा कि ये तो सही है, ये आई थिंक हम चारों ही इस पर मुत्तफिक हैं और हम चारों का ही ये मुतालबा है कि होना चाहिए। जब सबके एहतसाब की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मीडिया में जो हैं वो सहाफ़ी हैं उनका एहतसाब भी होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि किन्होंने किस दौरे हुकूमत में क्या क्या फ़वाइद जो हैं वो उठाएं और वो सबके सामने आना चाहिए। डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब, आई थिंक वापस हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मैं सबसे बार बार पूछ रही हूँ कि होना क्या चाहिए। ऐसे में बिलावल साहब जो हैं वो वफाक की तरफ तनकीद करके वो ये बात करते हैं कि वफाक उनकी ज़रूरियात, उनके सूबे की या दीगर सूबों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई इक्विपमेंट जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा है। अब इन दोनों को जब हम देखते हैं, सिंध को और वफाक को आमने सामने, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो हो नहीं सकती हैं, लेकिन एक बहस के तौर पे जो है वो एक महाज खड़ा कर दिया गया है 18वीं तरमीम को लेकर। सो आपको क्या लग रहा है कि ये बेवक्ती रागनी, इस बहस के पीछे क्या मुहर्रिकात क्या हैं? ये मुझसे पूछ रही हैं सादिया आप? जी आपसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब। सादिया मुझसे? जी सादिया, देखें, पहली बात तो है कि जब भी कहीं कोई क्राइसिस की सूरत हाल होती है, खा सैलाब हो या ज़लज़ला हो या जंग हो या किसी किस्म का भी क्राइसिस हो, तो वो उस कंट्री के, उस मुल्क के पॉलिटिकल ढांचे के लिए एक चैलेंज होता है। और उसमें उस पॉलिटिकल ढांचे के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने आप को सामने लेकर आना चाहते हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, दूसरा बेहतर काम नहीं कर रहा। जब हरिकेन कैटरीना हुआ 2005 में, बहुत तबाही मच गई अमेरिका जैसे इंतहाई अमीर मुल्क में, जिसके पास तमाम रिसोर्सेज थे लोगों को वहाँ से निकालने के, लेकिन लाशें तैरती रहीं क्योंकि जो फेडरल अथॉरिटीज़ थी और जो स्टेट की अथॉरिटीज़ थी उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था कि रिलीफ ऑपरेशन जो है उसको किस तरह से स्ट्रक्चर करना है। और उसकी बाद में बड़ी इंक्वायरीज भी हुई और बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, बड़े लोगों को वहाँ पे रिज़ाइन भी करना पड़ गया 2005 में जब जॉर्ज बुश की हुकूमत थी, हरिकेन कैटरीना आया। अब पाकिस्तान में यह है कि चूँकि मुख्तलिफ हुकूमतें हैं
सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कराची शहर के अंदर उनको कोई अक्सरियत हासिल नहीं है, तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत है। तो ये दोनों ही साइड जो हैं ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। जहां सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, मुराद अली शाह साहब की हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यहाँ से की गई हैं, कभी डॉक्टर जफर मिर्जा ने क्रिटिकल कॉमेंट किए हैं, कभी शहबाज गिल साहब क्रिटिकल कॉमेंट्स भी करते हैं, ट्वीट्स भी करते हैं। पहले फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा डिफेक्टो मिनिस्टर थी, वो बड़े क्रिटिकल कमेंट्स करती थी। तो ये एक जो है वॉर ऑफ वर्ड जो है ये दोनों के दरमियान लगी हुई है। मेरे ख्याल है दोनों अपनी अपनी जगह पे इस क्राइसिस से निपटना चाहते हैं, इसका हल निकालना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो पॉलिटिक्स में होता है, जिसको हम इखलाकियात से डील करना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स के डायनामिक्स ये हैं कि दोनों को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सपोर्ट बेसिस को ये बताना है कि हमने इसको बेहतर रिजॉल्व किया है। तो उसकी वजह से ये इतनी स्किर्मिश है। अगर बहुत मैच्योरिटी हो, और ये हर जगह ही हो रही है, न्यूयॉर्क के जो गवर्नर हैं एंड्रयू क्यूमो, वो चूंकि डेमोक्रेटिक हैं, अमेंडमेंट वाली जो बहस है इसमें आपको कोई दम नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि अपनी अपनी जो ऑडियंस है उनकी कंजम्पशन के लिए, उनको सैटिस्फाई करने के लिए उसी में से एक नई बहस छेड़ दी गई है। अभी तो असद उमर ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में बात करते हुए ये कहा कि हाँ 18th अमेंडमेंट से प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स को रिव्यू करने की जरूरत है। जिसके बाद ये सवाल उनके इस सवाल के जवाब में शाह महमूद कुरैशी से ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं कर रहे रिव्यू वगैरह करने का, हाँ इस पे इश्यूज हैं, कंसेंसस तो बैठ के तमाम जमातों को, अपोजिशन गवर्नमेंट को और तमाम सूबों और फेडरल को इस पे कभी बैठना चाहिए। लेकिन पीटीआई के अंदर ना तो इस पे कोई मीटिंग हुई है, ना फेडरल गवर्नमेंट ने इस पे कोई माइंड बनाया है। शक ये है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को बहुत शिकायत है। वो ये समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट, जिसका के हिस्सा जो है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उसके बजट को एनएफसी के 7th अवार्ड में इतना कमजोर कर दिया गया है, 60-40 की डिवीजन हो चुकी भी है इस वक्त सूबों में, फेडरेशन में, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। उस पर जब भी बात होगी, वो जाहिर है कि ऑपोजिशन को लिए बगैर कैसे हो सकती है। अगर 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान के आईन में एक अमेंडमेंट कैसे हो सकती है, तो उस अमेंडमेंट में भी अगर अमेंडमेंट होगी हुकूमत के तो लिए ये पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर नहीं कि हो वो सकती। अकेले कुछ कर लें, नहीं हो सकती। पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सलीम बुखारी साहब, नहीं, उनके पास तो नंबर भी नहीं है सादिया, उनके पास तो नंबर भी नहीं है। देखें बयानात जो जी देखिए नंबर ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सलीम बुखारी साहब के राना तनवीर साहब का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर आ जाए पार्लियामान पे तो इस पे गौर हो सकता है। एनएफसी को, स्पेसिफिकली एनएफसी अवार्ड को लेके खुद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि एनएफसी अवार्ड को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद विफाक के पास कुछ पैसा बचता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि शायद पीएमएलएन के अंदर ये सोच है कि इसको रिव्यू होना चाहिए, कुछ शिकों को, कुछ तरामीम आनी चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है ऑन द अदर हैंड वो इस मामले पर बिल्कुल रिजिड है, वो कुछ सुनने को भी तैयार नहीं है। देखिए गुजारिश ये है कि ये तासुर तो बहुत स्ट्रॉन्ग कायम है कि पीटीआई की हुकूमत उसी तरफ, जहां मोईद पीरजादा साहब ने इशारा किया कि एस्टेब्लिशमेंट को चूँकि 18वीं तरमीम वारा नहीं खाती, इसलिए पीटीआई के अंदर इसके ऊपर काम हो रहा है। बहुत से, 2 वज़रा नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने कहा है, हत्ता कि ये भी कहा गया कि ख्वाजा आसिफ से राब्ते में भी हैं वो लोग। और नून लीग यकीनी तौर पर इसमें शामिल इसलिए होगी कि जो शराइत उन्होंने रखी हैं, अगर आप वो पढ़ लें या आपके इल्म में आ जाएं, कि वो चाहते हैं कि तमाम सजाएं खत्म करें जो नवाज शरीफ को दी हैं, जो उसको दी हैं, डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करें, दिस दैट और अदर, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एक मगर ये इतनी बड़ी हमाकत है ऑन द पार्ट ऑफ द पीटीआई कि हैविंग, उनको तो पंजाब और सेंटर में अपनी हुकूमतें बचाने का सुबह से शाम तक धड़का लगा रहता है कि 5, 6, 7 बंदे इधर उधर हो गए तो हुकूमतें गई, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या करेंगी। मगर फिर आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था, आपको तो याद होगा बहुत अच्छी तरह से, 66 बंदों ने सुबह का नाश्ता किया और वहां जाते जाते वो 52 रह गए या 42 रह गए। वो इस तरह के अगर इकदाम करके अमेंडमेंट लानी है तो फिर तो सदके चले जाए ना इस पूरी सूरत हाल के। एक बात, दूसरी बात यह है कि देखिए मैं फिर एक तारीखी हवाला दूंगा, एंड आई डोंट मीन एक्सपर्शन ऑन एनीबडी। अगर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन 1970 में ढाका में हो जाता तो शायद ईस्ट पाकिस्तान आज हमारा हिस्सा होता। ये बहुत माइल्ड, बहुत सेंसिटिव इशारा है मेरा।
कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी शिकों को या ऐसे आर्टिकल्स को छेड़ते हैं जो कंसेंसस के साथ तय हुए हों तो उसके बड़े तबाहकुन नताइज नजर आते हैं। मैं बिलावल भुट्टो साहब की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अहमकाना कहने पर आमादा हूं, लेकिन प्रोवोकेशन आपको देखना पड़ेगी किस तरफ से आती है। ये जो कहा गया कि जनाब ना वो करना चाहते हैं ना वो करना चाहते हैं, वो उनमें ढूंढ रहे हैं, वो उनमें ढूंढ रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि पहल किसने की। देखे ना, आपने मेरे थप्पड़ मारा, मैंने आपके थप्पड़ मार दिया, तो मजलूम कौन है जनाब हम में से? तो ये जो एक बैटल ऑफ वर्ड्स शुरू की गई, ये इंटेंशनली थी ताकि तवज्जो उस तरफ मबजूल हो और इधर की नाअहलियां सारी चुप जाए। हाँ, यही मैं समझना चाह रही हूं कि ये बैटल ऑफ वर्ड जो है ये इस वक्त क्यों शुरू की गई। इस वक्त तो हम बार बार कह रहे हैं पीटीआई नहीं सकती है, उनके पास नंबर ही नहीं है, और अगर करना भी है पीएमएलएन, शाहिद खाकान अब्बासी अगेन मैं उनको रेफर करूंगी, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत कोई तरमीम चाहती है तो बिल ले आए। तो आपने अल्टीमेटली जाना पार्लिमान में है, और बेहतर होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड पहले ले लें, मामला पार्लिमान में जो है वो बाद में जाए। जैसे कि काफी लोगों की, ऑपोजिशन के लोगों की राय है कि हुकूमत हमसे बात तो करे, अगर पार्लिमान में भी लाना है तो पहले हमसे जिक्र तो करे, मुशावरत तो करे, और उसके बाद देख लेंगे। लेकिन ये मामला इस टाइम पे क्यों सामने आ रहा है, यही मेरा सवाल है। मैं सईद काजी साहब से इसका जवाब जानने की कोशिश करूंगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सईद काजी साहब, सवाल आपके लिए ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ा था, 18वीं तरमीम की बहस में आपको कितनी जान नजर आ रही है, और टाइमिंग पे आप क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। अभी पहली तो बात बहुत अच्छी कही सलीम बुखारी साहब ने कि अंदाजा लगाएं पार्लियामेंट का इस्तेमाल क्या है। मियां साहब ने पर्चे खत्म कर दो, पूछो नहीं, यानी पूरी पार्लियामेंट और हमारी इलेक्टेड एक मुकद्दस साहबान है, पैगंबरों का पेशा है सियासत, ये इस्तेमाल किस लिए कर रही? संजरानी वाला वाकया आप देख लें, खरीदार को भी हम अच्छा नहीं समझते, बिकने वाले को किस नाम से पुकारते हैं हम इस मंडी की मैशत में। एक तो बात होगी ये। अब आते हैं कि मसला क्या है 18वीं तरमीम का। 18वीं तरमीम का क्रक्स, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी तय में प्रॉब्लम यह है कि ये सारी एलीट जो बटी हुई है 3 पॉलिटिकल पार्टीज में या आपकी ब्यूरोक्रेसी में बैठी हुई है, ये इस समाज को 1 इंच आगे, 1 सेंटीमीटर आगे लेके नहीं जा सकती। केक छोटा हो रहा है, जरूरतें बढ़ रही हैं, सारे 2000 अरब की तो चोरी वर्ल्ड बैंक कहता है कि बिजली में होती है। अब उनको कोई हाथ लगा के देखे उनके बारे में, उन्होंने तो नैब का कानूनी तब्दील करवा दिया था। जिसको हाथ डालते हैं कहते हैं नैब बंद कर दो, मैं बड़ा नेक हूं, हाथ ना लगाएं, तरक्की नहीं होगी। और क्या ये असेंबली जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब या इमरान खान साहब के जाती मसाइल के लिए यहां पे कि हमारे ऊपर केस खत्म करो? इनका म्यार देखो, इनकी औकात देखो यार। हम किन लोगों के हत्थे चढ़ गए, हमारी किस्मतें तकदीरें किन के हाथों में है जो है इस मुकद्दस पेशे को, हमारी तकदीरों के बदलने के पेशे को अपनी चोरी के, मुबैना चोरी के माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे क्या, और तुम तो पानी साफ नहीं दे सकते, 40% बंदे मर जाते हैं गंदे पानी से, यहां पे आप कोरोना का क्या करोगे? और मुझे ये डर है, मैंने आज जो बात की, बड़े बाकी तो सारे हमारी तरह सारे वो हैं जाली साइंसदान, कुछ ऐसे लोगों से जो बिल्कुल सीन से हटे हुए हैं और उन्हें इसलिए हटा दिया जाता है कि वो लायक लोग होते हैं। यही समाज है हमारा। तो वो ये कहते हैं कि खुदा न करे कि अगर यहां हो जाता और गलियों में लोग गिरे होते, हम करते क्या? सेहत का क्या तुमने, हमारे तालीम का तुमने हमारा क्या असर किया? एक वजीर मौसूफ उठते हैं तो कहते हैं आज नौकरियां देना साडा काम नहीं है। अच्छा, तो जो मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो किसका काम है? तुम्हारी गाड़ी के पेट्रोल कौन डालता है? तुम्हारी सेहत के पैसे कौन देता है? मैं देता हूं। और जवाब में कहते हो कि हम तुम्हारी जो 4 चीजें, जो टके हैं हमारे, वो भी प्राइवेटाइज करके दे दोगे, सेठों को दे दोगे, और हमारे बच्चे इलाज के बगैर मरते रहेंगे। और इसकी बात करो खुदा का वास्ता। और मैंने मुईद पीरजादा साहब के प्रोग्राम में कहा था, एक शो इस पे भी करें कि 1 से लेकर 40 तक जो शिकें इन्होंने आइन को मुअत्तल किया हुआ है, आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक। मार्शल लॉ में जिया लग करता था तो हम जुलूस निकालते थे, ये जमहूरी मार्शल लॉ है जिसमें मेरी राइट्स हैं, उसको आपने मुअत्तल किया हुआ है। असल बहस से मटा 18वीं तरमीम की क्या औकात है? 18वीं तरमीम जब नहीं थी तब भी मुझे राइट्स नहीं मिलते थे, 18वीं तरमीम आ गई है तब भी मुझे राइट्स नहीं मिल रहे। इट मींस प्रॉब्लम लाइज समवेयर एल्स। 18वीं तरमीम के बाद भी मिल रहे, सही है कि अवाम को आप कह रहे हैं कि इससे सरोकार नहीं है। 18वीं तरमीम क्या है, क्या नहीं है, कितनी तरमीम अभी तक हो गई, आइन में क्या अवाम के लिए लिखा है, जो उनको मिल नहीं रहा उनका हक। एक फिक्रा बोल दूं, आप क्या कैसे कह सकते हैं कि अवाम के लिए? एक फिक्रा बोल, जी फरमाइए। एक फिक्रा कह दूं।
जरदारी साहब का मास्टर स्ट्रोक था, उन्हें पता था 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान का माशी हब कराची है, सारी दौलत वहां से गुजर कर आती है, वही उन्होंने हुकूमत करनी थी। वेल डन। बहरहाल यही था, अवाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। थर में आज फिर बच्चे मर रहे हैं, पंजाब में भी मर रहे हैं, सिंध में भी मर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी मर रहे हैं। अब कोई किसी ने हमें बख्शा जरदारी नहीं साहब का है। मास्टर स्ट्रोक था 18वीं तरमीम, आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, ये अगर सलीम बुखारी साहब की बात और सईद काजी साहब की बात उनको देखा जाए तो ये जो इश्यूज़ हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे आके रुक जाते हैं या दब जाते हैं, या तमाम लोग इन तमाम बातों पे एग्री कर जाते हैं अगर उनको ये नज़र आ जाए कि हाँ हमारे केसेस ख़त्म हो रहे हैं, हमें किसी ना किसी तरीके से रिलीफ मिल रहा है। अब आज ही मैं देख रही थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नैब कवानीन के हवाले से बात की और कहा कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है नैब कवानीन में क्या ख़राबियाँ हैं, हम तो वो 2000 से भुगत रहे हैं, तो 2000 के बाद आप उनसे पीपल्स पार्टी से पूछे तो सही कोई कि क्या उन्होंने अपने अदवार हुकूमत के अंदर ये किया, तरमीम की नहीं की, कानून चेंज किया नहीं की। आज क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे हैं तो उनको वो कवानीन जो हैं बुरे लग रहे हैं, तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा क्या? सादिया, जो बुखारी साहब ने बात बताई कि कैसे नवाज शरीफ साहब के साथ बातचीत हो रही है, हमने भी वही सुना है बिल्कुल, और शायद सईद बुखारी साहब ने भी शायद उसी सोर्स से सुना होगा, तो सही कह रहे हैं। मेरी भी यही इत्तला है कि नवाज़ शरीफ साहब को अप्रोच किया गया है और नवाज़ शरीफ साहब और उनकी पार्टी की तरफ से मुतालबा यही है कि अगर तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाए नवाज़ शरीफ साहब के, तो फिर PMLN 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करने में या उसमें तरमीम लाने का जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट करेगी। अगर ये बात सही है जिस जगह से हम सुन रहे हैं, और ये हम सिविल ब्यूरोक्रेसी वगैरह से सुन रहे हैं, अब अगर ये बात सही है तो इससे क्या पता चलता है कि पाकिस्तान की तमाम जो सियासी जमातें हैं, PMLN हो, PTI हो, PPP हो, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, वो जो कुछ कहते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, वो दर हकीकत असल आर्गूमेंट नहीं होता, और असल उनकी ज़रूरियात या उनकी नीड्स या उनके इंटरेस्ट जो हैं वो उससे अलग होते हैं जो कि ऑन द फेस ऑफ इट कहा जाता है। अब सईद काजी साहब जब ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम से एलीट को फ़ायदा हुआ, सिंध की एलीट को या पीपल्स पार्टी को, बिल्कुल सही कहते हैं। 18वीं तरमीम की बुनियादी उसको पास करने की और उसको जिस तरह से छुपा के उसको पास किया गया, तो उसकी लॉजिक ये है कि ऑन अ पॉलिटिकल लेवल ये पाकिस्तान के लोगों के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की जा रही है, उनको लोकल गवर्नमेंट देनी है। लोकल गवर्नमेंट तो आपने दर हकीकत उनको डिस्ट्रिक्ट और तहसील में देनी है, जो उन्हीं जमातों ने जिन्होंने 18वीं तरमीम पास की उसके बाद उन्होंने सूबों को कंट्रीज में बदल दिया, और उन्होंने किसी किस्म की मानाखेज मीनिंगफुल या रियल सेंस में लोकल गवर्नमेंट पंजाब में सिंध के अंदर प्रोवाइड नहीं की। ठीक है ना, ये बात है। सो 18वीं तरमीम को पास करते हुए भी जो आर्गुमेंट्स दिए गए वो भी दर हकीकत जाली थे। 18वीं तरमीम को खत्म करने या उसमें तरमीम करने के लिए भी जो आर्गुमेंट्स दिए जाएंगे वो भी जाली है। अब इसमें मैं आखिर में इसलिए हो रहा है सादिया कि इस मुल्क में इफेक्टिव एजुकेशन बहुत थोड़ी है। इवन जो एजुकेशन दी भी जा रही है स्कूल कॉलेज से, और जिस किस्म का अब हमने एक प्रोपेगेंडे का माहौल बना लिया है, उसमें हम रैशनल डिस्कोर्स जो है, रैशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है, जो मंतकी लॉजिकल पॉलिटिकल डिबेट है, वो हम इस मुल्क में नहीं कर पाते, जिसमें अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर उनसे किसी भी जगह पे कोई भी साइन या दस्तखत और या जो है वोट जो है उनसे लिया जा सकता है। क्योंकि ये पढ़ा लिखा मुल्क नहीं है। कहने में 60-70% इसकी ख्वानदगी है, लेकिन इफेक्टिव यहाँ पर एजुकेशन शायद 15-20% से ज़्यादा इफेक्टिव पॉलिटिकल लिटरेसी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि हम खानदगी में जो आप बात कर रहे हैं, खानदा उन लोगों को भी कंसिडर करते हैं, उनका भी नाम इस खानदगी के अंदर शामिल हो जाता है, जिनको सिर्फ अपना नाम ही लिखना आता है, उनको भी हम खानदा कहते हैं। ये वो वाली आप परसेंटेज बता रहे हैं। लेकिन ये अगर सलीम बुखारी साहब, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि फिर से इत्तलात हैं नवाज शरीफ साहब से रवाबित होने की, और उनकी शर्त ये है कि केसेस ख़त्म कर दें, 18वीं तरमीम में साथ दे देंगे। सो फिर ये भी एक तरफ सामने रखें तो शहबाज शरीफ साहब भी जो इंकशाफात कर रहे हैं, फिर तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें भी दम होगा। और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उनके इल्म में नहीं है, वो वज़ीर आज़म थे, उनको पता नहीं था, शहबाज शरीफ साहब वजाहत करें। यानी ये जो कहा जाता है वो हकीकत नहीं है, और इस वक्त यही हमें नज़र आ रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जितने भी बयानात हैं। शहबाज शरीफ साहब के इंकशाफात यानी सदाकत आपको नज़र आ रही है? देखिए सादिया, गुजारिश ये है कि ये इट्स ए वेब ऑफ डिसेप्शन। मुझे इसमें दो बातें बहुत वजाहत के साथ कहनी है। देखिए, जो तो ब्रांडेड चोर हैं, जो ब्रांडेड डाकू हैं, जो प्रूवन अदालतों में लूटर्स हैं, मैं तो उनके बारे में बॉदर करने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन अगर PTI की हुकूमत
18वीं तरमीम पर सौदेबाजी कर रही है नवाज शरीफ से, तो वो उससे बड़े चोर हैं, वो बहुत बड़े जालिम हैं, उनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैं सुबह से शाम तक उनके ऊपर जितनी भी मजम्मत कर सकूं वो कम है, इसलिए कि हम समझते थे कि ये ठीक करने आए हैं निज़ाम। आप देखिए साहब का नारा लगाया पीटीआई ने, किसने साथ नहीं दिया। लाहौर का जलसा देख लीजिए 2011 का, लोगों ने समझा शायद पहली दफा नया रिवाज पड़ने जा रहा है। मैंने लाइव प्रोग्राम में कहा, मेरे सीनियर साथी जो दोनों सुन रहे हैं, आपको लगता है 18वीं तरमीम उसकी तायद करेंगे। मैंने कहा मुझे लगता है इमरान खान जो कि इनके मामले में बहुत ही रूथलेस आदमी हैं, वो वजीर आजम है इस मुल्क के, वो कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे? भाई साहब उन्होंने ये हो क्यों रहा है इसके लिए गौर करें ना, क्योंकि अब बारी है हुकूमत की। चेयरमैन नैब कहता है हवा का रुख बदलने वाला है, अगर वो बदलना है तो उसका इंतजाम तो करना है ना। आप देखिए नैब के साथ क्या हो रहा है, नैब के ऑर्डिनेंस के साथ जो तरमीम है उसके बाद वो एहतसाबी अदारा रह जाएगा। तो ये तो कुड प्रो को है। मैं ये कहता हूं कि वो चोर डाकू तो करेंगे सौदेबाजी, मगर ये जो साध आए थे जिनको हमने सरों का ताज बना के कहा इनकलाब आ गया है, ये उनसे 400 गुना ज्यादा बड़े मुजरिम है। मैं ये कन्विक्शन से बात कर रहा हूं, कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता इसको। इसलिए कि हमने इनसे तवक्को लगाई थी कि ये सीधा करेंगे हर चीज को, ये एहतसाब करेंगे और जेन्युइनली करेंगे। लेकिन अगर 165 नैबिये आप पीछे बिठा लेंगे अपनी छतरी के नीचे और उस तरफ को कोई देख नहीं सकता, किसी की जरूरत नहीं है। नैब का चेयरमैन जो है वो कहता है मैंने अगर इनको हाथ डाला तो ये हुकूमत गिर जाएगी 10 मिनट में, मैंने डिफेंस मिनिस्टर को पकड़ा तो हवालात में कोलैप्स कर जाएगा। ये होता है एहतसाब, दिस इज व्हाट यू कॉल अकाउंटेबिलिटी। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर इन्होंने भी वही कुछ करना है, उसी तरह की सौदेबाजी करनी है अपोजिशन के साथ और अपना मतलब निकालना है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला। अब 2 चीजें हो गई, पाकिस्तान के हालात पहले के निस्बत बदतर हैं। ठीक है जी सही। ये मेरा सवाल उस वक्त आप लोगों से होता था जब आप मेरे प्रोग्राम में आए थे, उन दिनों में जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए थे और फिर बाद में इमरान खान साहब वजीर आजम इस मुल्क का, ये कहता है कि उनको जो रिपोर्ट्स दिखाई गई वो कुछ और थी। जब उन्होंने जहाज़ पे चढ़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा तो उनको कुछ और लगा। तो कहीं ना कहीं वो डिसेप्शन वहाँ पे भी उनके साथ भी हुआ। सईद काजी साहब, क्या यही मामलात हैं कि वो इस साथ वक्त में ये नहीं बताते? होता हुआ नजर आ जाएगा? अर्ज कर दूं सादिया, मैं इतना अर्ज कर दूं कि देखिए अगर इमरान खान के सियासत और उसके मंशूर के हवाले से अगर किसी इंसान के कोई अलूजन थे तो उसे अपनी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में गौर करना चाहिए। अगर वो ये समझ रहा था कि इमरान खान विल कम एंड ही विल करेक्ट विद दिस, वो सीधा इस ऑर्डर के साथ, और मैं आपको अपने रिकॉर्ड पे क्लिप भेज दूंगा कि उसके इक्तदार में आने से पहले मैंने कहा था कुछ नहीं होना। हाँ, ये होना है कि एक ओलिगार्की को नंगा करने का फैसला हो गया है पाकिस्तान में, एक जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट और पावरफुल हल्के, यही हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। नथिंग मोर नथिंग लेस। अब खरीदार नेक होता है, बेहतर होता है, या बिकने वाला बेहतर होता है, ये भी तारीख पे हम छोड़ देते हैं। मसला ये नहीं है, मसला फिर वही है। मसला ये है कि इस मुल्क की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैशत के केक को बड़ा नहीं कर पा रहे जरूरत के मुताबिक। ये एलीट लड़ रही है, और किसी बड़े आदमी ने कहा था कि जब बुरान आता है तो जो रूलिंग एलीट है उसके 2 धड़े बन जाते हैं, और जो पावरफुल धड़ा होता है वो दूसरे को, ये हो रहा है यहां पे। और ये एक रेवोल्यूशनरी सिचुएशन को भी मैं कोई यहां निसाबी बहस नहीं करना चाहता, मगर दिस इज अ क्लासिकल सिचुएशन वेयर एक एलीट का हिस्सा कह रहे रिफॉर्म करो, मारे जाएंगे, दूसरे कहते हैं करोगे तो मारे जाएंगे, और दोनों ठीक कह रहे होते हैं, ऐसे मुकाम पे आ जाते हैं। सवाल ये नहीं है हम किसके साथ है, हम हम अवाम के साथ है जी। जो अभी बुखारी साहब ने कहा कि हम उनके नुमाइंदे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि तुम लोगों के हाथ में एक हमारा ज़राए पैदावार तुम्हारे हाथ में है, और तुम मुजरिम हो, और चाहे इधर हो चाहे उधर हो। अब इनमें चाहे ये कम मुजरिम है और ये ज्यादा मुजरिम है। सईद काजी साहब, लास्ट कमेंट मैं इसी पे जरा डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब से भी ले लूं, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज होना जा रहा है? कैसे डॉट्स कनेक्ट करते हैं जो बयानात सलीम बुखारी साहब ने भी कोट किए कि चेयरमैन नाब कहता है हवाओं का रुख बदल रहा है, फिर 18वीं तरमीम की बहस आ जाती है, फिर ये खबरें कि नवाज शरीफ साहब से रब्ता हुआ है, वो कहते हैं केसेस हमारे ड्रॉप कर दें, हम 18वीं तरमीम में सपोर्ट कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इंकशाफात के साथ सामने आ जाते हैं। आपको क्या माजरा लग रहा है? चूँकि हमारा सियासी और इंतज़ामी ढांचा जो है वो कोई फर्म बुनियादों पे बैठा ही नहीं है 70 बरस में, वो बेसिकली उसी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के ऊपर खड़ा है जो अंग्रेज़ की जो कॉलोनियल स्टेट छोड़ के चली गई थी। फ़र्क सिर्फ इसलिए हुआ है कि उस वक्त वॉइसरॉय और उसकी सिविल ब्यूरोक्रेसी डोमिनेट करती थी, तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ हम डेफिनेटली जा रहे हैं। अगर ये बात ऐसी अब हो पाता है, वो नहीं हो पाता, नेगोशिएशन उसमें कामयाब होती है, वो देखना पड़ेगा अगले 4 महीनों में, हफ्तों में, महीनों। जो कि
पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश है कि ना हो, क्योंकि वो तब्दीली जिसका नारा खुद इमरान खान साहब ने लगाया था और वही उनसे तवक्को भी रखी जा रही है, वो कितना तवक्कुआत में पूरा उतरते हैं ये देख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, सईद काजी साहब, डॉक्टर मोइन पीरजादा साहब। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।